हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन पोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था विंस जूलियो ने सिचन से बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो जानबूझकर नीमिंजो को उस रूम से बाहर भेजकर वो उस रूम में एंट्री कर चुका था और इस हरकत की वजह से सिचन बहुत हड़बड़ा गए हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। तभी वहाँ पर सिचन की मदर यानी कि व्हाइट फोनिक्स का सोल वहाँ पर हाजिर हो चुका था और इसे देखकर हमारे सिचन का एक जोरदार चीख मारते हैं। सिचन की चीख सुनकर सब लोग वहाँ पर आ तो चुके थे, पर जब वो अंदर देखे उनके आँख तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि नीचे ज़मीन पर वेंजुलियो पूरा खून से सना हुआ था और सिचन के चारों तरफ एक वाइट फोनिक्स का सोल चक्कर लगा रहा था। हाँ, ये पूरी तरीके से एक वाइट फोनिक्स की पूरी क्या बोलते हैं उसके रूप में तो नहीं है, पर उसका वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं शैडो टाइप जो उसका सोल था वहाँ पर। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि व्हाइट फोनिक्स सिचन की मदर है और उनकी सारी कहानी सब लोग पहले से ही जानते हैं, पर अब इस वक्त सिचन को जो व्हाइट फोनिक्स जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये किसी को उम्मीद नहीं थी। तो सब लोग देख रहे होते हैं। अब आगे जैसे ही लैंडकोरन देखते हैं कि व्हाइट फोनिक्स इतना गुस्से में है और वो चीख रहा है, उसकी चीख इतनी तेज सी लगता है कि सबके कान के पर्दे ना फट जाएंगे। तो सब लोग ना अपने कान पर हाथ रख लेते हैं और उसकी चीख की वजह से उन सब लोग ना अब बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो सब लोग अपने घुटने पर आकर बैठ जाते हैं और रोकने के लिए विनती करने लग जाते हैं। सिचन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो देख सकता है कि यहाँ उसके आसपास उसकी मदर की सोल है। वो तो इस फीलिंग को क्या बोल सकता है कि उसके मदर की सोल उसे प्रोटेक्ट कर रही है और उसकी इतनी साल तक उसकी मदर कहीं ना कहीं उसी के साथ ही था। उसकी मदर की सोल हमेशा उसके आसपास ही रही, ये उसे कभी महसूस ही क्यों नहीं हुआ। यही सोच रहा होता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रही होती है और क्या बोलते हैं पूरा ना चारों तरफ देखते हैं सब लोग कैसे सब लोग अपने घुटने पर बैठे हुए हैं और उनके मुंह से खून बहते ही जा रहा है, क्योंकि स्पोनिक्स की चीख इतनी गहरी थी कि सब लोग ऐसा लग रहा है कि उनकी सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। तो वो जाता है व्हाइट फोनिक्स के पास और बोलता है गुडनेस प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा बोलता है। पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती है। तो कुराना एकदम कामली बोलता है सिस्टर इन लॉ प्लीज़ कृपया करके आप ना शांत हो जाइए। ऐसा चीखते रहेंगी तो सब लोग अपने दम तोड़ देंगे। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि और एक इल्ज़ाम क्लैन के ऊपर आए? प्लीज़ सिस्टर इल्ला अब शांत हो जाइए। जिस इंसान ने आपके बेटे के साथ गलत करने की कोशिश करी, देखिए ना आप उसे मार दिया है। देखिए वो मर चुका है लगभग, मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी ज़िंदा भी हो पाएगा। कृपया कर शांत हो जाइए, ऐसा बोलता है। पर वो फोनिक्स किसी की बात सुनने की तैयारी में नहीं थी। तभी ना वहाँ पर लैंसन आता है और वो अपनी मदर को यानी कि उस फोनिक्स को देख रहा होता है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रही होती है, क्योंकि वो कभी भी उसकी माँ को देखा तक नहीं है। उसे याद, क्योंकि वो जब पैदा हुआ था उसी दिन ये सारे हादसे हो चुके थे, तो वो कभी भी अपने माँ को देखा ही नहीं है। पहली बार और इतने सालों के बाद अपनी माँ के सोल को अपने सामने देखना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। तो वो सिर्फ रो रहा होता है जब वो फोनिक्स उसके बेटे को अपने सामने ऐसा देखता है और वो भी उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। तो ना वो अपनी एक क्या बोलते हैं एक पंख से उसकी आंखों की आंसू को पोंछती है और ना में अपने सर को हिलाती है। इसका मतलब है नहीं रोने और नहीं रोने का, ऐसा इशारा में बोलते हैं। तो लंदन ना
कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रही होती, क्योंकि वो कभी भी माँ का एहसास फील ही नहीं किया है। जब से उसे याद है, सब लोग उसे बुली किया है, उसे सजा दिया है, उसे कितना टॉर्चर किया गया है। वो तो खुलकर रो भी नहीं पाता था। सच में उसका ज़िंदगी कितना बदतर से बदतर थी। आज अपनी माँ को ऐसा देखते वो क्या करता? वो सिर्फ रोता ही रहता है। और लैनकुरन तो समझा समझा कर थक चुके थे। अब उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि अब लोग क्या करेंगे। तभी ना मास्टर पेन और मास्टर जिन बोलते हैं, रोको, कुछ करो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो कुरैन? क्या हमसे तुम बदला लेना चाहते हो जो हम सब तुम्हारे साथ किया? देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ना, यहाँ पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड मर जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो कुरैन? कुछ बोलो, करो, जल्दी से जल्दी कुछ करो। ऐसा ना मास्टर बेन और मास्टर जिन बोलते हैं। तो कुरैन भी वापस से कोशिश में लग जाता है, पर कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर ना रेड फोनिक्स प्रकट हो जाते हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की सोल अब इतनी खूंखार रूप पर देखकर ना वो घबरा जाता है। वो भी बोलता है, बेटी रुक जाओ, ऐसा बोलते हैं। पर वो एकदम गुस्से में देखती है और कुछ एक बिजली की जैसा एक ना शक्ति को अपने फादर के ऊपर छोड़ती है। उससे ना वो रेड फोनिक्स कहीं दूर जाकर गिरते हैं और एक जोरदार चीखना व्हाइट फोनिक्स करते हैं। इससे ना तुरंत रेड फोनिक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसे देखने के बाद तो सब लोग हार भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेड फोनिक्स उन सब की गॉड है ना, सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि ये इन चारों वर्ल्ड में वही गॉड है सबके। हाँ, डेमन भी उनकी बराबर है, फिर भी वो फोनिक्स गॉड है, सबको उन्हें पूछते हैं। फिर आज हाँ, ये मानते हैं कि व्हाइट फोनिक्स उनकी बेटी है। फिर भी क्या उनमें इतनी सारे शक्ति हैं कि वो रेड फोनिक्स को भी हरा सकती है? यही सब लोग सोच रहे होते हैं। तभी ना पता नहीं विंग को क्या होता है, वो ना धीरे धीरे कर उस व्हाइट फोनिक्स के पास आता है। पर उसके पीछे मैडम यू भी आती है। पर व्हाइट फोनिक्स इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि मैडम यू को तो जोरदार एक झटका देती है। इसकी वजह से ना वो दूर जाकर गिरती हैं और उनकी जिडियन की भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और उसे देखने के बाद तो मैडम यू तर कांपने लग जाती हैं, क्योंकि जिडियन एक पावरफुल वेपन था उस समय का। और व्हाइट फोनिक्स ने उसे एक पल में छोड़ दिया और उन्हें इतनी दूर जाकर गिरा दिया कि उनके मुंह से सिर्फ खून बह रही है। तो तुरंत जाकर फेनमियन उन्हें उठाते हैं और बीइंग ना सबको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ व्हाइट फोनिक्स के पास जाता है। व्हाइट फोनिक्स इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो कुछ सोच ही नहीं पाती है। पर जब वो बीइंग की नज़रों को देखती है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं, क्योंकि फोनिक्स की नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो कितने दूर भी हो उस चीज़ को वो बहुत परफेक्टली देख पाती हैं। हाँ, भले ही कुछ स्पेल के ज़रिए विंग के पेस पर वेल लगा हुआ है, पर वो एक फोनिक्स है, एक गुडनेस है। वो देख सकती है कि इस वेल के पीछे का चेहरा कैसा है। तो ना वो तुरंत विंग को देखते शांत होने लग जाती है और विंग भी जाकर उन्हें, हाँ, वो छू नहीं पाता है क्योंकि वो सिर्फ सोल है ना, वो कैसे उसे टच कर पाता। फिर भी जैसे वो उन्हें देखता ही रहता ना, जैसे ही वो पूरी तरीके से व्हाइट फोनिक्स शांत हो जाते हैं और तुरंत उस जगह से डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ही व्हाइट फोनिक्स ने वहाँ से डिसअपियर हुआ तो तुरंत सब लोग वहाँ पर जो भी थे सब लोग ना बेहोश हो जाते हैं एकदम से। सिर्फ वहाँ पर
नॉर्मल खड़े थे, सिर्फ 4 ही लोग जो नॉर्मल खड़े थे। उनमें से एक सिचन और दूसरा लनवांगजी, तीसरा कुरेन और चौथे हमारा बीइंग है। पर बाकी के सारे लोग वहीं पर, इन चारों को छोड़कर सब लोग वहाँ पर बेहोश हो चुके थे। तो ना इन चारों ने एक एक को उनके कक्ष पर बहुत मुश्किल से उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके पास अभी कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बीइंग ही था जो पावरफुल था। तो वो क्या करता है, अपने फ्लूट बजाता है। तो वहाँ पर ना बहुत सारा गोस्ट आ जाते हैं। तो वो जैसे जैसे करके ना सब लोगों को अपने कमरे में पहुंचाते हैं। और कुछ स्पेल पड़ता है, उसके चक्कर में ना सब लोग थोड़ा तो ठीक हो जाते हैं। पर विंग बोलता है कि देखिए, इन्हीं होश आने में अब 2 घंटा लगेगा। तो अंकल, मुझे लगता है कि आप पहले सिचन गगन को संभालना होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े सदमे में है। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। और विंग सिर्फ ना कुरेन के गोद पर सर रखकर सिर्फ रोए जा रहा होता है। और वो देखता है कि सामने उसका हस्बैंड नीम जो सो रहा है, वो भी बेड पर यही देख रहा होता है। और बीइंग ना क्या करता है, लंदन को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो समझता है कि अब सिचन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके अंकुल की, क्योंकि उसे वो जिस हालात में है उसे किसी की कंसोल की ज़रूरत है। तो वो लंदन को यहाँ से लेकर चला जाता है। और दूसरी ओर हेवन में जैसे ही पोनिस घाट अपनी सिंहासन में बैठते ना, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रही होती है नॉन स्टॉप। जब ना उनके मंत्री बोलते हैं, देखा गार्ड, आखिरकार इतनी सालों बाद आपकी बेटी ने आज उन्हें जो उनकी औकात दिखा दी है कि कौन है आखिरकार उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज कर सकता है। पर ना गॉड कुछ भी नहीं बोलते हैं कि पर मेरी बेटी तो मुझे खुद के पास आने नहीं दिए है ना। वो मुझसे आज भी नाराज़ है, क्योंकि मैं ही हूँ इन सब के पीछे की वजह। इसलिए आज भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मंत्री बोलते हैं, ऐसा नहीं है गार्ड, आप गलत समझ रहे हैं। अब आपसे नाराज़ होते हैं ना, अब पता नहीं कि इस हेवन में क्या भूचाल मचता। पर हाँ, और वो आपकी बेटी है, वो सब कुछ जानती है। अब तो वो सब कुछ जानते हैं गार्ड, और ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। हाँ, वो बहुत गुस्से में थी ना, इसलिए वो अपने आप को खुद पर ही काबू नहीं कर पाई, इसलिए आपको उनके करीब आने नहीं दिया। इसे आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है गार्ड। ये भी कि इन सब के पीछे आपकी कोई गलती नहीं है। इन सब के पीछे कोई और है। आज तक जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार आप नहीं, कोई और है। और उसके इल्ज़ाम सिर्फ आप पर लग गए हैं। आप निर्दोष हैं, निर्दोष। कभी भी आपको दोषी मत कहना गार्ड, ऐसा बोलते हैं। तो रेड फोनिक्स भी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और एक गहरी सोच में चले जाते हैं। और डेमन वर्ल्ड में दो सुचांगाई और 2 बिच है ना, वो दोनों 2 परेशान हो चुके थे। उन्हें भी इस वाइट फोनिक्स का चीख सुनाई दी है। वो बोलते हैं कि इतने सालों बाद आखिरकार वाइट फोनिक्स ने अपने एक झलक दिखाई तो दी। लगता है कि अब खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिच बोलती है, चलो सुचांगाई, ऐसा बकवास बात करना बंद करो। हमें अब सबसे पहले किसे ढूंढना है। और मुझे लगता है जैसा हमने सोचा था कि उसकी मदर कोई आम इंसान नहीं होगी। क्या तुम कुछ पता लगा पाए हो या नहीं, ये बताओ मुझे पहले। ऐसा बोलते हैं। तो सुचांगाई बोलते हैं, यही तो गड़बड़ है, मुझे
कोई भी पता नहीं चल रहा है। आखिर ऐसा क्या बात है? हम अब तक अपनी गार्ड की एक झलक भी नहीं जान पा रहे हैं और उनकी मदर के बारे में भी नहीं। ऐसा क्या बात है और ऐसा क्या बात हमसे आज तक छुपाया गया है? हमें जल्द से जल्द पता करना होगा, नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से फिसल जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। तुम जानती हो ना, हम इन शक्तियों को हासिल करने के चक्कर में क्या क्या कांड कर चुके हैं और अब इतने आगे आने के बाद बिल्कुल नहीं। मुझे कोई भी हार नहीं माननी है। मुझे वापस पहले की तरह घुट-घुट कर नहीं जी नहीं है और मुझे सारी शक्तियाँ मेरी कदमों में चाहिए। मुझे पता नहीं अब तुम क्या करोगे। मुझे जल्द से जल्द उनकी पता कर मुझे जल्दी से बोलो कि आखिरकार अब वो कहाँ पर है। ऐसा ना वो विच को देखते हुए बोलते हैं और विच बोलती है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे सेक्लूशन में जाना है। मुझे अब मेडिटेशन करना है। मुझे अपनी सारे शक्तियों को एकत्रित करना है, तब जाकर मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे अभी ध्यान करने की सख्त ज़रूरत है, तो मैं अभी जा रही हूँ। तब तक तुम यहाँ के सब कुछ संभाल लेना। ऐसा बोलकर वो विच वहाँ से चली जाती है और एक अंधेरे कमरे में 4 इंसान बैठे हुए थे। उनमें 2 इंसान बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होने की शुरुआत हो चुकी है। देखा कि कितने सालों बाद व्हाइट फोनिक्स ने अपना एक झलक दिखा दिया था। ये उन्हें अब ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो आज तक बुराई करते आ रही हैं, उन्हें ये चेतावनी मिल चुकी है कि अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इस पूरे कल्टीवेशन को संभालने के जो अगले उत्तराधी हैं वो आने वाले हैं। देखा, ये चेतावनी उन्हें मिल चुका है। अब देखना मज़ेदार होगा। अब इन जो लोग हैं जो इन पावर के पीछे पागल होकर पड़े हैं, अब देखना होगा कि आप वो आगे क्या करेंगे। तो उनमें से एक इंसान बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या लैंड में कोई और भी मुसीबत आएगी। तो ना उसमें से एक इंसान हंसता है, बोलता है, नहीं, अब तो उन्होंने आंखों के सामने व्हाइट फोनिक्स को देखा है। तुम्हें लगता है कि अब किसी में इतनी हिम्मत है कि वो अब लैंड क्लैन को परेशान कर सकते हैं, पहले की तरह उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। अब वो कभी भी ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं। अब तो उन्हें देखने के बाद डर ही आएगा, क्योंकि आज व्हाइट फोनिक्स ने उन्हें मौत की सैर करवा दी है। तो अब तो बिल्कुल भी वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे कि लैंड क्लैन के मेंबर के आसपास भी जा पाए, ऐसा बोलते हैं। तो इससे इस सीन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी ओर लैंजन और वी। लैंजन तो एकदम खामोश खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से बार बार सिर्फ आंसू ही बह जा रही थी। तो लैंजन बोलता है रोते हुए, तुम्हें पता है विंग, मैंने कभी भी अपनी माँ को देखा नहीं है। जब से मैंने जन्म लिया है ना, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी माँ बाबा कैसे दिखते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरी मदर एक फोनिक्स है, वो हेवन में एक गुडनेस है। पर जब मेरी जन्म हुआ तब मेरी ग्रैंडपा ने सब कुछ बर्बाद किया है, सब कुछ ना। मैं कभी भी माँ के प्यार के लिए तरसता था, बीइंग मुझे कभी भी नहीं मिला। तुम्हें पता है, हर कोई मुझे बुली करता है, मुझे चोट पहुँचाता है, ऐसा बोलकर वो रोता है। पर आज इतने सालों बाद मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने देखते हुए मुझे क्या महसूस हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, काश तुम एक बार तो अपनी मदर को देख पाए हो लैंसन, पर मैं तो ऐसा लगता है कि मैं कभी देख पाऊँगा कि मैं भी इतना खुशनसीब हो पाऊँगा
ऐसा ना वो बोलता है। तो लैंजान ना अपने सर को उठाकर विंग की ओर देखता है और विंग ना एक टूटी हुई स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें पता है लैंजान, मेरे भी माँ बाबा नहीं है। मैं भी अपने जन्म से ही मेरी माँ को नहीं देखा है। मुझे भी नहीं पता कि मेरी मदर कैसी दिखती है, वो कैसी है। मेरी ग्रैंडमा ने हमेशा उनके बारे में बहुत सारा कहानियाँ बताती है, तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बचपन से आज तक वो कैसी रहती हैं, वो कैसे कैसे हरकतें करती हैं। फिर भी मैंने कभी भी अपनी माँ को महसूस नहीं किया और मेरे बाबा को भी नहीं। हाँ, मेरे बाबा की कुछ झलकियाँ तो मेरी आंखों में है, फिर भी मैं अपनी अपनी मदर को देखा ही नहीं। तुम तो आज एक बार तुम्हें मौका मिल चुका है कि तेरी आपकी मदर की तुम्हारी मदर की सोल को तुम देख पाए। क्या काश कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो पाएगा। ऐसा बोल के ना वो भी रोता है। तो तुरंत ना रमज़ान उसे टाइटली गले लगा लेता है। गले लगाते हुए बोलता है मत रो विंग, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ऐसा बोलकर ना उसे कंसोल करता है। यहाँ तो विंग लैंसन को कंसोल करने के लिए लाया था, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो चुका है। अब लैंसन ही विंग को कंसोल कर रहा है। दोनों ना ऐसे गले लगाते हुए एक दूसरे की बाहों में अपने सर को झुकाए हुए थे। थोड़ी देर बाद उनके होश में वो दोनों होश में आते हैं। उन्होंने एक नर्वसली एक मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और विंग ना अपने सर को मारते हुए बोलता है ये विंग, तुमने ये क्या किया पागलों की तरह। अब लैंसन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम तो यहाँ पर उसे कंसोल करने के लिए लाए थे ना, पर आज तुम ही रो बेटे उसके सामने। तुम भी ना बुद्धू हो विंग, ऐसा खुद को बोलता है। और लैंसन सोचता है कि मुझे लगा कि दुनिया में सिर्फ मैं ही उस बदनसीब हूँ जिसे माँ बाबा का प्यार नहीं मिला, पर मेरा विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं सोचा ही नहीं। अब क्या हुआ, मैं हूँ ना मेरी विंग के पास, और मैं विंग को अपने साथ हमेशा रखूँगा। ऐसा बोलकर ना वो विंग के हाथ को पकड़ता है, एक स्माइल करता है और विंग भी उसके देखकर एक स्माइल करता है और दोनों ना चले जाते हैं। ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं और सब लोग धीरे धीरे होश में आ रहे होते हैं। होश में आते ही ना मास्टर जिन और बेन एकदम अपने सर को पकड़े हुए बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज ये यकीन हो चुका है कि उन्होंने गलत समझा। उन्होंने ये समझा कि अब लैंकलिन के पास कुछ भी नहीं है और अब उन्हें अपने पैरों की जूती की तरह ट्रीट करेंगे। पर ऐसे ही वो ट्रीट करते भी थे, पर आज अचानक सब कुछ कैसे पलट गया, कैसे पलट चुका है। आज उनके पास वाइट फोनिक्स है, लैन क्लान का मैडम लैन है वो, और वो उनकी 2 बच्चे भी वहीं पर हैं और उनके बच्चों को बचाने के लिए वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। आज उनकी एक चीख ने इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। अब आगे क्या होगा यही सोचकर ना वो घबरा रहे होते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं मुझे अभी के अभी मास्टर लैन से बात करनी होगी, हमें अभी के अभी सभा बुलानी होगी। आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, हमें अभी के अभी जानना होगा। ऐसा बोल के ना वो खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे सब लोग होश में आते हैं। मैडम यू होश में आते ही ना वो अपने हाथों की तरफ देखती हैं। उनके जीडियन जो उनके हथियार थे, उनके सोल वेपन, वो टुकड़े में गिर चुके थे। उसे देखते ही ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उस ओमेगा की वजह से हुआ है। ऐसा सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि अब जाकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो देखा उस ओमेगा की मदर की पावर कितनी ज़्यादा है और वो ऊपर से वो एक गुडनेस है, वो भी हेवन की, और उनसे पंगा लेने के बारे में कभी भी मैडम यू सोच भी नहीं सकती है। वो सोचती है कि काश वो पहले ही उनके बेटे के साथ इस ओमेगा की शादी करती तो ये पावरफुल ओमेगा उनके पास होते हैं
और उनकी क्लान आज एक ऊंची पोजीशन में होता। वो उनके हाथों से ये क्या हो चुका है। उन्हें तो पहले पता नहीं था ना इस सब के बारे में। अगर उन्हें पहले से इन सब के बारे में पता होता तो वो कभी भी सिचन को रिजेक्ट करने के बारे में सोचती भी नहीं है। यही सोच रही होती है और अपने सर को झुका लेती है। उनके हाथों से ये क्या हो चुका। उनका सपना एक बार सच हो जाता अगर वो सिचन से उनकी बेटी की शादी करवा देता, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। यही सोचकर वो अपने कमरे से उठकर जा रही होती है। तभी उन्हें एक डिसिपल आकर बताता है कि बाहर सभा बुलाया गया है और सभी को वहाँ पर अभी के अभी प्रकट होना है, ऐसा बताया जाता है। तो मैडम यू भी तुरंत वहाँ पर चली जाती है। और दूसरी ओर कमरे में मेंगिया और सिचन दोनों ना एक ही कमरे में थे और दोनों अलग अलग बेड पर लिटाया गए थे। तभी ना दोनों को एक ही टाइम पर होश आते हैं। होश आते ही उन्हें सिर्फ यही याद आता है कि सिचन उस वक्त कितना घबराया हुआ था। उन्हें तो ये पूरी सब कुछ उनके दिमाग से निकल चुका। सिर्फ उन्हें यही याद है कि सिचन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उन्हें उसे अभी इन दोनों की ज़रूरत है। तो वो दोनों ना हड़बड़ाहट में उठते हैं और कमरे से भागने शुरू कर देते हैं। पर तभी दो डिसिपल आकर उन्हें रोक देते हैं। बोलते हैं कि मास्टर ने यहाँ पर सभा बुलाया है, अभी के अभी अब सबको वहाँ पर आना होगा। ऐसा बोलकर वो डिसिपल चले जाता है। और विंग के पास भी एक मैसेज शुयंग ने भेजा था कि वह उसे अभी के अभी मीटिंग हॉल में आना पड़ेगा, ऐसा बोलता है शुयंग। जैसे ही वो मैसेज विंग रिसीव करता है, वो भी लैंजन को लेकर सभा की ओर आने शुरू कर देता है। और कमरे में जैसे ही लैंडकोरन विंग यानी सिचन को कंसोल कर रहे होते हैं ना, सिचन तो रोते रोते वहीं पर उनके गोद भरी सर रखकर सो चुका था। पर लैंडकोरन आज कुछ परेशान नहीं थे ना, कुछ वो डरते हैं। पता नहीं क्यों आज वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनके मन में बहुत ज़्यादा सवालों का बौछार हो रहा है, क्योंकि उनका आज उनका पहला क्वेश्चन ये है कि जब से विंग आया है उसे ऐसा लगता है कि वो कोई उनका अपना है, और जब भी उसी के साथ रहते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी बातें, उसकी हरकतें उन्हें किसी की याद दिलाता है। और दूसरी, क्या भले ही वो एक लड़का और वो एक ओमेगा है, फिर भी वो ऐसा क्यों लगता है कि उनका अपना जैसा। और तीसरी बात, उनका इतना डार्क कल्टीवेशन। क्या वो जो सोच रहे हैं, क्या ये वही इंसान है? ये भी उनका मन में ख्याल आ रहा है। और आज आखिरी क्वेश्चन, जब उन्होंने उनकी खुद की सिस्टर इन लॉ यानी कि व्हाइट फोनिक्स को काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कर नहीं पा रहे। उनकी दोनों बेटों तक की उन्हें शांत नहीं कर पा रहे। पर अचानक कैसे विंग को अपने सामने इतने करीब देखते ही व्हाइट फोनिक्स शांत हो चुका। ऐसा कौन है विंग जिसे देखने के बाद व्हाइट फोनिक्स खुद ब खुद शांत हो चुके? क्या व्हाइट फोनिक्स पहले से ही विंग को जानते हैं, या विंग की पेरेंट्स को? ऐसा कौन सा रिश्ता है व्हाइट फोनिक्स के साथ विंग का? क्या विंग बहुत खास है? यही सोचना उनके मन में यही क्वेश्चन ना उनके मन में चल रहा होता है। तभी ना वहाँ पर यानी कि वहाँ पर तभी एक डिसिप्लिन दौड़ कर आता है। बोलता है, मास्टर लैन, आपको मास्टर वैन और जिन ने सभा में बुलाया है। प्लीज़ कृपया कर अभी तुरंत आपको सभा में आना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं। तो उस डिसिपल जैसे ही दौड़कर आया ना, उसके दौड़ने की आवाज़ से सिचन भी उठ चुके थे। और सिचन देखते हैं कि उसका हस्बैंड भी धीरे धीरे आके खोल रहा है। तो वो तुरंत ना नी मिंजो के पास जाता है और बोलता है, आप ठीक है?
तो नीमी जो है ना तुरंत उसे गले लगा लेते हैं, बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना सिचन, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना, मैं एक अच्छा अल्फा नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा ना, ऐसा बोलकर ना उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो सिचन बोलता है आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया, आपको पता है, आपको थोड़ी ना इसके बारे में पता था। ऐसा बोलकर ना उन्हें उठाता है। तो वो डिसिप्लिन बताता है उनको भी कि अभी के अभी सभा में जाना है। तो वो दोनों तुरंत सभा के लिए निकल जाते हैं। कुरैन बोलते हैं तुम सब जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर वो रुकते हैं और सोचते हैं वापस से, अब मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। आखिरकार विंग कौन है? सच में क्या सिस्टर एलिना पहले से ही विंग को जानती है या विंग के पेरेंट्स को? ऐसा विंग का पेरेंट्स के साथ क्या उनकी सिस्टर एलिना का कोई रिलेशनशिप था? क्या उन्हें अच्छे से जानते हैं? क्या बात आखिर हो सकती है? यही सोचना उन्हें अंदर से खाई जा रही है। इसी के साथ ना ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की पार्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे, आगे की कहानी। मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ। बाय बाय गाइस।